नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं का 8वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वीर भूमि पर कुछ दिन। इस पाठ में हमने अभी तक देखा है कि रचनाकार जब उम्मेद भवन देखने के लिए जाते हैं तो वो हमें बताते हैं कि उम्मेद भवन वो विश्व का सबसे विशालतम भवन है, सबसे बड़ा भवन है। उस भवन के 343 कमरे होटल के लिए दिए गए हैं और बाकी कमरों में बाकी जो वहाँ का भवन है वहाँ शाही परिवार रहता है। और अगर हमें वहाँ एक कप चाय या कॉफ़ी पीनी है तो वहाँ हमें 1000 रुपया उसका देना पड़ता है। उसकी कीमत है लगभग 1000 रुपये। तो लेखक कहते हैं ये 1000 रुपये हमें मतलब ज़्यादा नहीं लगते, क्योंकि वहाँ जो साज सज्जा है और जो भवन है वहाँ का माहौल देखते ही बन जाता है। वहाँ एक म्यूज़ियम है, वहाँ म्यूज़ियम में जो चित्रकारी है, चित्रकारी से हमारी नज़र नहीं हटती, इतनी अच्छी चित्रकारी है। एक म्यूज़ियम में एक भवन का मॉडल भी रखा गया है। और लेखक कहते हैं कि हमें आगे जाने की इच्छा नहीं होती, ऐसे लगता है कि वहाँ जो जो चित्रकारी है, जो साज सज्जा है वो देखते ही रहे। लेकिन आगे भी उनको जाना था, आगे उनका गंतव्य था मंडोर गार्डन। मंडोर गार्डन ये मांडव्यपुर में होने के कारण उसका अपभ्रंश मंडोर गार्डन हुआ था। और मंडोर गार्डन भी बहुत ही सुंदर था। जो चट्टान है उसे काट काट कर सीढ़ी नुमा गार्डन बनाया गया था। वहाँ एक मंदिर भी था, वो भी बहुत ही आकर्षक था। अभी हम आगे देखेंगे। आगे वो गए रानी उद्यान में। तो रानी उद्यान की बाई ओर पहाड़ी की एक चट्टान पर वहाँ के वीरों ने देवता की विशाल मूर्तियाँ बनवाई है। और रानी उद्यान जब वो गए तो बाई ओर पहाड़ी की चट्टान पर वीरों ने, वीर मतलब जो पराक्रमी थे, उन्होंने देवताओं की विशाल मूर्तियाँ मतलब बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई है। चट्टानों को काटकर मूर्तियों को दर्शाया गया है। वह दृश्य अनुपम है। पत्थरों को काटकर वो मूर्तियाँ बनाई हैं, जैसे कि हमारे यहाँ एलोरा जो मंदिर है वो राष्ट्रकूट राजा ने चट्टान को काटकर बनाया है। तो वैसे ही वह दृश्य बहुत ही अनुपम मतलब सुंदर है। मंडोर गार्डन के दृश्य से अभिभूत हम मेहरानगढ़ किले की ओर बढ़ने लगे। और इन्होंने मंडोर गार्डन देखा है, वहाँ मंदिर, रानी उद्यान वो देखकर वो मेहरानगढ़ किले की ओर बढ़े हैं। वो अभी मेहरानगढ़ देखना चाहते हैं, जो शहर के मध्य 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर 20 फीट से 120 फीट ऊंची दीवार पर के परकोट से घिरा है। और जो मेहरानगढ़ है वो 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर है। देखो कितनी ऊंचाई पर होगा। और 20 फीट से 120 फीट की ऊंची दीवारें हैं। और वो परकोट मतलब जैसे हम कंपाउंड वॉल कहते हैं, तो ऐसे वो 120 फीट ऊंची दीवारों का उसे कंपाउंड वॉल बनाया गया है उसकी सुरक्षा के लिए। इसका निर्माण कार्य 1459 में जोधाजी राव द्वारा कराया गया था। और इस मेहरानगढ़ का निर्माण किसने बनाया था? मेहरानगढ़ जोधाजी राव ने बनाया था। वो भी कब बनाया था? 1459 में बनाया था। आपको ये पूछा जा सकता है कि मेहरानगढ़ किसने निर्माण किया था और कब किया था। उसके परकोट में जगह जगह बुर्जियाँ बनाई गई है। इस किले में भव्य प्रवेश द्वार, जयपोल, लोहपोल और फतेहपोल बने हैं। और उस परकोट मतलब बाहरी परकोट जो हम कंपाउंड वॉल बोल रहे हैं, तो जगह जगह बुर्जिया मतलब ऐसे ऊंचे, आप मराठी में उसे बुरुज कहते हैं, तो ऐसे बनाया गया है। हर किले में जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार को जो मुख्य द्वार है जहाँ से हम एंटर करते हैं, तो उसका नाम है जयपोल है, लोहपोल है और फतेहपोल है। जयपोल तक आते आते ही शहर नीचे रह जाता है और हम काफ़ी ऊपर चले आते हैं। और जयपोल नाम का जो द्वार है वहाँ आते आते शहर बहुत नीचे रह जाता है, मतलब हम ऊंचाई पर पहुँचते हैं। दोपहर की रेगिस्तानी धूप और शाम की चमकती चांदनी में शहर का भव्य व मनोरम दृश्य यहाँ से बड़ा ही मनभावन दिखाई देता है। और
दोपहर के समय अगर हम जयपुर से देखते हैं नीचे तो रेगिस्तानी धूप, क्योंकि राजस्थान में रेगिस्तान है आपको पता है। और फिर उस रेगिस्तान पर धूप ऐसे ही चांदनी जैसी चमकती है, धूप की किरणें रेती पर पड़ती है तो जैसे वो चांदनी जैसे प्रतीत होती है। और वहाँ का जो मनोरम मतलब मनभावन जो दृश्य है वो दिखाई देता है। ये प्रवेश द्वार जोधाजी राव के विभिन्न वंशज द्वारा विजय के प्रतीक रूप में बनवाए गए हैं। और ये जो प्रवेश द्वार है जोधाजी राव के जो विभिन्न मतलब जो अलग अलग वंशज है, उनके पूर्वज है, उनके प्रतीक में मतलब उनकी याद में बनाया गया है। द्वारों की दीवारों पर जौहर करने वाली वीरांगनाओं के हस्तचिन्ह भी बनाए हैं। तो द्वारों की दीवारों पर जहाँ जहाँ द्वार है वहाँ की जो दीवारें हैं, तो जो वीरांगना मतलब वीर लोगों की जो पत्नियां हैं उन्होंने क्या किया है, जौहर किया है। आपको पता है कि मुस्लिम शासक क्या करते थे, अगर कोई राजा हार जाता था, हिंदू राजा, तो उनकी पत्नियों को ले जाते थे। तो लेकिन जो राजपूत महिलाएं हैं वो क्या करती थी, जौहर कर देती थी, मतलब अपने आप को अग्नि में झोंक देती थी। लेकिन दूसरे जो पुरुष है उनके हाथों नहीं लगती थी, तो वो क्या करती थी, पहले जौहर करने के पहले अपने हाथ के चिन्ह मतलब या तो कुमकुम ये में डालकर उसे छापे लगाते थे दीवारों पर। तो यहाँ पर भी है ऐसे वीरांगनाओं के हस्तचिन्ह है जिन्होंने जौहर किया है। दुर्ग के अंदर कई भव्य और विशाल भवन हैं। दुर्ग मतलब किले के अंदर कई भव्य मतलब बड़े बड़े विशाल भवन है, मतलब राजभवन। जैसे अभी हम देखेंगे कौन कौन से भवन है, मोती महल, फूल महल, शीश महल, दौलत खाना, फतेह महल और रानी सागर आदि। तो इस किले में देखो कितने सारे भवन हैं। मोती महल नाम का है, फूल महल नाम का है, शीश महल है जो कांच का बना है, दौलत खाना है, फतेह महल है मतलब जब कोई राजा विजय हासिल करके आता था तो वो फतेह महल में वो जश्न मनाते होंगे, रानी सागर है इत्यादि। कहीं बैठक खाना तो कहीं दीवाने खास, दीवाने आम है तो कहीं कला की प्रदर्शनी है, तो पेंटिंग्स एवं दरिया भी प्रदर्शित की गई है। कहीं बैठक खाना है, बैठक खाना मतलब क्या, जहाँ हम जैसे कि ड्राइंग रूम कहते हैं हमारा हॉल, वैसे तो कहीं दीवाने खास है मतलब जो खास राज्यसभा में बुलाए जाने वाले मंत्री है। दीवाने आम भी है, दीवाने आम मतलब जो आम लोग राजा को कोई सिफारिश करने के लिए, न्याय मांगने के लिए कोई फरियाद करते हैं, वो भी है। तो कला की प्रदर्शनी है तो पेंटिंग्स भी वहाँ है और दरिया भी प्रदर्शित की गई है। इसके बाद हम दूसरी पहाड़ी पर स्थित जसवंत ठंडा नाम से विख्यात स्मारक देखने चल पड़े। और इसके बाद वो दूसरी पहाड़ी पर जो स्थित है जसवंत ठंडा नाम का जो विख्यात स्मारक मतलब किसी के स्मरण में मनाया गया ऐसे स्मारक, और वो किसके स्मरण में, किसकी याद में बनाया गया था, जसवंत ठंडा के। प्रवेश द्वार के एक ओर महादेव का मंदिर है तो दूसरी ओर देव सरोवर। और प्रवेश द्वार जो मुख्य द्वार है जहाँ हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ महादेव भगवान शिव का मंदिर बनाया है, तो दूसरी ओर देव सरोवर है। यहाँ अनेक पक्षी, भांति भांति की चिड़िया चहचहा कर अपनी प्रसन्नता की सकारात्मक ऊर्जा पर्यटकों को प्रदान कर रही है। और यहाँ अनेक भांति भांति की मतलब अलग अलग प्रकार की तरह तरह की चिड़िया आती है और चहचहाती है, मतलब उनकी आवाज़ों से, उनकी किलबिलाट से पूरा जो माहौल है, वातावरण है, वो प्रसन्न हो जाता है और एक सकारात्मक मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी सबको देती है। जैसे कि सुबह हम उठते हैं और मॉर्निंग में उठते ही अगर चिड़ियों की चहचहाट सुनते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, एक प्रसन्नता लगती है। तो वैसे वो सुनकर जैसे सबको क्या दे रही है, एक पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। यह स्मारक 1903 में महाराजा जसवंत सिंह की स्मृति में बनाया गया है। और ये जो स्मारक है, ये जो स्मृति स्थान है जसवंत ठंडा का, तो वो 1903 में महाराजा जसवंत सिंह की स्मृति में मतलब याद में बनाया है। जोधपुर के इन सभी स्थलों की चित्रकला, स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला को देखकर भारतीय कलाकारों का सम्मान तथा उन्हें नमन करने का मन करता है। और जोधपुर की स्थलों की चित्रकारी बहुत ही सुंदर है। स्थापत्य कला मतलब जो उन्होंने चट्टानों को काट कर बनाया गए मंदिर है, या फिर
बगीचे हैं, मतलब जो स्थापत्य मतलब जो हम भवन बनाते हैं, और मूर्ति कला को देखकर वहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो हमारे भारतीय कलाकारों ने कितनी सुंदर कारीगरी वहाँ की है, तो उन्हें हमें नमन प्रणाम करने का मन होता है, एक आदरयुक्त भाव निर्माण होता है। अब सूर्य भी अपनी किरणों को समेट अस्ताचलगामी हो गया था। फलतः हमें भी अपने विश्राम स्थल की ओर बढ़ना था, और ये सब देखकर अभी संध्या का समय हो चुका था, अर्थात सूर्य भी अपनी किरणों को समेट कर मतलब अभी सूरज की जो किरणें हैं वो कम हो रही थी, अंधेरे की तरफ हम बढ़ रहे थे। अस्ताचलगामी मतलब सूर्यास्त हो रहा था। तो फलतः इसका कारण ये हो गया कि शाम हो गई और हम अभी विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए अपनी स्थल जो हमने लिया था वो आगे हम बढ़े। जोधपुर से जैसलमेर रात्रि की गाड़ी थी। जोधपुर जैसलमेर एक्सप्रेस से तत्काल का आरक्षण कराया और चल पड़े। और अभी जोधपुर से वो कहाँ जाना चाहते थे? जैसलमेर, और रात के समय की गाड़ी थी। और जोधपुर जैसलमेर एक्सप्रेस तत्काल मतलब इमरजेंसी उन्होंने रिजर्वेशन किया और वो चल पड़े। अगली प्रातः को हम जैसलमेर स्टेशन पर उतरे। समय व्यर्थ न गवाते हुए हम शीघ्र ही होटल की वैन में बैठ गए और थोड़ी ही देर में होटल के स्वागत कक्ष में आसीन थे। और अगली प्रातः मतलब अगली सुबह मॉर्निंग में हम जैसलमेर स्टेशन पर पहुँचे, और फिर कुछ भी समय वहाँ वो बिना वजह नहीं गंवाना चाहते थे, और वो तुरंत कहाँ चले गए? होटल के वैन में चले गए, और थोड़ी देर में होटल कक्ष के स्वागत कक्ष में आसीन थे। मतलब वो आसीन होते मतलब बैठे हुए थे, जहाँ रिसेप्शनिस्ट होते हैं वहाँ पे। तो जब हम यात्रा करने के लिए, कुछ देखने के लिए जाते हैं तो हमें बिल्कुल भी आराम में, सोने में व्यस्त समय नहीं गंवाना चाहिए। जो हम स्थान देखने के लिए आते हैं वो जल्दी जल्दी झट से हमें देखने चाहिए। एक कक्ष में हमारा सामान पहुंचाकर दिन भर का कार्यक्रम होटल के मालिक ने ऐसे निर्धारित कर दिया था जैसे किसी पूर्व परिचित अतिथि का। और वहाँ के जो स्वागत कक्ष में हमारा सामान पहुंचाया गया था, उन्होंने दिन भर हमारा पूरा जो है वो शेड्यूल फिक्स किया, ऐसे किया था जैसे कि पूर्व निर्धारित है, जैसे पहले ही उनको सब कुछ पता था। थोड़ी देर के बाद ही नगर भ्रमण की व्यवस्था हो गई। पहले यहाँ का सबसे बड़ा आश्चर्य देखने गए पटवा की हवेलियाँ, और दिन भर का प्रोग्राम उन्होंने शेड्यूल फिक्स किया, और नगर भ्रमण मतलब जो शहर है वो उनको घूमना था, उसकी व्यवस्था हो गई। और यहाँ का सबसे बड़ा आश्चर्य था पटवा की हवेली। 18वीं सदी में शहर के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ पटवा ने अपने 5 पुत्रों के लिए इन हवेलियों का निर्माण कराया था। जो पटवा की हवेली वो देखना चाहते थे तो कब बनी थी? 18वीं सदी में बनी थी, और सेठ पटवा ने बनाई थी। किसके लिए बनाई थी? अपने 5 पुत्र थे उनके लिए बनाई थी। एक के निर्माण में 12 वर्ष का समय लगा। एक हवेली बनाने के लिए उनको कितना समय लगा? 12 वर्षों का। शहर के मध्य में खड़ी ये 5 हवेलियाँ कलात्मक वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना है, और शहर के बीचों बीच ये है। और ये कलात्मक मतलब इतनी कला पूर्ण बनाई है, तो एक वास्तुशिल्प का, एक आर्किटेक्चर का एक अलग ही अनोखा नमूना है। इनकी छतें बहुत ही खूबसूरत पत्थरों के खंभों स्तंभों पर खड़ी है, और इनकी जो छत है तो वो खूबसूरत खंभों मतलब जो ये होते हैं पिलर्स, उसके ऊपर खड़ी हुए हैं स्तंभ। तो कॉलम हवेलियों में पत्थर से बनी जालियों का काम, कई पारदर्शक झरोखे, सोने की कलम से की गई चित्रकारी, सीपी और कांच का कार्य पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देता है। धन्य है वे शिल्पकार जिनके हाथ और मस्तिष्क ने यह करिश्मा किया है। और इतनी सुंदर हवेली बनाई थी, तो पत्थर से बनी हुई जालियाँ थी। देखो, पत्थरों से बनी हुई जालियाँ खिड़की की, कई पारदर्शक झरोके मतलब ट्रांसपेरेंट झरोके मतलब खिड़कियाँ, और जो चित्रकारी की गई थी उसकी विशेषता है कि वो सोने की कलम से की गई थी। सीप और कांच के कार्य पर्यटकों को आकर्षित कर देते थे।
और जो सीप है और कांच है उसके जो कलाकारी हुई थी, तो जो पर्यटक जो टूरिस्ट देखने आते हैं तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित रहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि धन्य है वो शिल्पकार जिन्होंने ये चित्रकारी जो मतलब ये झरोके या फिर जो भी ऐसा कार्य किया है वो बहुत ही धन्य है, और जिनके हाथ और मस्तिष्क ने मतलब उनके हाथों से ये कार्य हुआ है और उनके दिमाग को ये सूझा है, ये अलग ही चमत्कार था, अलग ही करिश्मा था। तो हमने देखा है कि मंडोर गार्डन में उन्होंने क्या देखा है, जसवंत थंडा इस स्मारक को उन्होंने कैसे देखा है, वो किसकी याद में बनाया गया है, और मेहरानगढ़ भी उन्होंने देखा है। तो आगे देखेंगे हम राजस्थान में वो क्या देखते हैं, हमें क्या अनुभव देते हैं। तो हम अगले वीडियो में तीसरा पार्ट देखेंगे। तब तक धन्यवाद।